जैसा कि हम लोग पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं और पॉलिटी की क्लास में आपको भाग 3 जो है ना हो चुका है, लेकिन भाग 3 में हम एक बार याद दिलाने की कोशिश करेंगे भाई कौन कौन से अनुच्छेद और किस किस लिए प्रसिद्ध है, ये जान लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए अनुच्छेद लिखा हुआ है। भाग 3 जो है, जैसा कि आपको पता है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, तो 12 क्या कहता है, तो 12 में जाइएगा तो राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा क्या है, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 12 में मिलेगा। तो पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा कहाँ मिलते हैं, किस मौलिक अधिकार में, तो आपको 12। ठीक है। अब उसके बाद बात करें 13 की, तो 13 में जो है 13 में आपका है मौलिक अधिकार के कम करने वाली कानून को शून्य माना जाएगा, ये चीज़ बोला गया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बोला माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून बनता है और मौलिक अधिकार में उसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप हुआ है, तो इसका मतलब है कि वह कानून को रद्द कर दिया जाएगा। शून्य माने का मतलब है रद्द कर दिया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, 13। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो न लागू हो करके ये जो है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शून्य बना देता है, ये वाला अनुच्छेद 13। उसके बाद है अनुच्छेद 14 से 18 तक, पता है आपको समता का अधिकार है और ऑलरेडी मैं सारा का डिस्कशन कर चुका हूँ। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद आपका 23 से लेकर 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपका धर्म का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक 29 से शैक्षणिक अधिकार है और सांस्कृतिक अधिकार है। अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 में जो है ना संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। इसे अब लीगली बना दिया गया, मतलब मौलिक राइट से अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। इसको आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 में आपको पता होना चाहिए कि उपचारों का अधिकार है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उपचारों का अधिकार में क्या क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 33 की बात करें तो अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, अर्थात अनुच्छेद 33 के तहत संसद जो है ना सशस्त्र बल का मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा देता है। मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार पर क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा दे रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 33 के तहत जो है ना संसद जो है ना मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध किनके, सशस्त्र बलों को, सशस्त्र बल पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। सिर्फ सशस्त्र बल पर ऐसा नियम कानून चलता है। उसके बाद अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के कारण मार्शल लॉ, मतलब कहने का मतलब है कि किस कारण से संसद प्रतिबंध लगाएंगे, तो मार्शल लॉ। हालांकि मार्शल लॉ का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ के कारण जो है ना, अर्थात कहने का मतलब है किसी प्रकार का देश में किसी प्रकार का उथल पुथल है या हो सकता है कि देश में सैनिक की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे मार्शल लॉ के कारण जो है ना वहाँ पे अनुच्छेद 34 के तहत इस कारण से प्रतिबंध लगते हैं। और 35 लास्ट है। 35 में जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, किसी विधानमंडल को नहीं। मतलब सिर्फ मौलिक अधिकार पर कानून सिर्फ कौन बना सकते हैं, सांसद। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 35। तो मैंने पूरा मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न आपसे छूट मतलब जाएंगे नहीं। अब हम आपको चर्चा करेंगे भाग 4 की। किसकी, भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, जिसको हम DPSP कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पूरा फुल फॉर्म है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। शॉर्ट में हम इसको DPSP के नाम से जानते हैं। D से डायरेक्टिव, P से प्रिंसिपल और S से स्टेट और P से पॉलिसी। ठीक है। अब इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मतलब इसका जो भी है ये रखा गया है। और ये हम कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिए। वही मौलिक अधिकार हम USA से लिए थे। अब हम बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ऑलरेडी उद्देश्य आप लोगों को पता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है। अरे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जैसा कि आपको पता है कि कल्याणकारी राज्य के और उसके बाद राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। BN राव जी का कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हो, जिससे हम भारत के नागरिकों को लागू होने के तुरंत बाद दे सके। मतलब संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार हो जिससे हम भारत के लोगों को क्या कहें, लागू होने के तुरंत बाद दे सके। दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकल के आया। ये दो भाग बन गए, एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में 12 से 35 रख दिया गया और एक आपका राज्य के नीति निर्देशक। ये भी अधिकार है लोगों को, लेकिन इसका अधिकार जो है ना, वाद न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं और ये न्यायालय में जा सकते हैं। यही चीज़ है, दो तरह के अधिकार है। अब हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का वर्णन करेंगे। 36 से 51 में क्या कहता है? 36 में बोला है कि राज्य की परिभाषा है। जिस तरह से हम 12 में राज्य की परिभाषा पढ़े थे कि राज्य की परिभाषा किस तरह का राज्य होना चाहिए, यहाँ भी राज्य की परिभाषा ही 36 में दिए गए हैं। तो पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 36 DPSP के अनुच्छेद 36 में आता है। उसके बाद है पूरा आप जानने की ज़रूरत नहीं, बस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बोला गया भारत सरकार और संसद तथा राज्य से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। यानी कि ये राज्य की परिभाषा ऐसे बताया गया है। उसके बाद है बोला है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये कहाँ पे लिखा गया है कि DPSP का कोई भी अनुच्छेद या कोई भी लिखा हुआ बात न्यायालय में आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 37 में लिखा है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में बोला है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। अर्थात न्याय मिलने की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 में। या कल्याणकारी बनाने का बात किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 हम कह सकते हैं, क्योंकि न्याय यहीं पे देने की बात है। तो पूछा जाता है कि DPSP में कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और मौलिक अधिकार के अलावा मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में भी यही अधिकार का इसी तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है, आपको ध्यान में रखना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार का न्याय है। 3 प्रकार के न्याय वहाँ भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही है प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। अनुच्छेद 39 की बात कर ले तो अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि सभी नागरिक को आजीविका, पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के समन्वय, जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। मतलब कहने का मतलब है कि सबके लिए साधन हो, ये चीज़ बोला गया है। शॉर्ट में पूरा बता दिया जाए। कुछ ही व्यक्ति के पास धन केंद्रित न हो, अर्थात कोई एक व्यक्ति पूरा धन न इकट्ठा करे, ऐसा बोला गया है। उसके बाद है पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, समान कार्य के लिए। पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आपका है अनुच्छेद 39। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात 39 में किया गया। उसके बाद है पुरुष और महिला को ये चीज़ बता दिया गया है दोनों। उसके बाद 39A में क्या है, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब कहने का मतलब है कि किसी को भी न्याय मिले और वकील की व्यवस्था हो, सभी न्यायालय में वकील के निःशुल्क, मतलब बिना कोई पैसा का वकील रहे, तो सरकारी वकील उसको कहते हैं। तो सरकारी वकील जनरली कोई रखता नहीं है, लेकिन निःशुल्क यहीं पे बोल दिया गया है कि अगर किसी के पास वकील रखने का पैसा नहीं है तो सरकार उसके लिए मुहैया कराती है, इसीलिए सरकारी वकील हर जगह होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 बताता है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन हो के जरिए जो है ग्राम पंचायत का गठन हुआ, ये चीज़ बोला गया है। और वही नगर पालिका में नगर पंचायत का जो है ना 74वां संविधान संशोधन के जरिए हुआ। ये कौन कराता है, अनुच्छेद 40। उसके बाद है 41 में बात करें तो 41 में बोला है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, सरकारी सहायता पाने का अधिकार है, जिसके तहत वृद्धा पेंशन मिलता है। तो
किस अनुच्छेद के तहत वृद्धा पेंशन लोगों को दिया जाता है? तो अनुच्छेद 41 के तहत जो है ना लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाता है, विधवा पेंशन दिया जाता है, विकलांगता पेंशन दिया जाता है। तो ये सब कौन अनुच्छेद का ऑर्डर दिए हुआ है संविधान को? संविधान के जरिए बताया गया, तो ये अनुच्छेद 41, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि वृद्धा पेंशन जो है ना कौन से अनुच्छेद बताता है, तो 41। उसके बाद बोला है न्याय संगत मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो। मतलब कहने का मतलब है एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और जिस समय कोई महिला गर्भवती हो तो उसका उपबंध हो, मतलब महिलाओं के गर्भवती होने के समय उसका डिलीवरी का व्यवस्था हो। गर्भवती महिलाओं के द्वारा कठोर शारीरिक काम न कराया जाए, ये चीज़ बोला गया है, कठोर शारीरिक काम न कराया जाए। तो ये अनुच्छेद किस में है? 42 में। तो मानवीय दशा का बात कहाँ कहा गया है? 42 में। 43 में बोला है कि भाई काम जो है ना निर्वाह योग्य काम मिले, मतलब मजदूरी और कुटीर उद्योग का बढ़ावा हो। निर्वाह अब अनुच्छेद जो है ना 43 आपको क्या बोलता है कि निर्वाह योग्य जो है ना हमको मजदूरी मिले, और उद्योग प्रबंध श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाए, और उद्योग में जो है ना मजदूरों को भागीदारी के लिए जो है ना प्रबंध हो, ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद है 43B सहकारी समिति को बढ़ावा की बात किया गया है। 44 में समान नागरिकों के समान सिविल संहिता हो, मतलब सभी जगह समान नियम कानून लगे। 45 में बोला है कि बच्चों के 6 वर्ष के आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था का देखभाल शिक्षा प्रदान करना। मतलब 45 में बोला गया है कि भाई 6 वर्ष तक आपको हर हाल में सरकार जो है ना देखभाल करेगा बच्चों को, ठीक है, 6 वर्ष तक। किसमें? 6 वर्ष तक जो है ना सरकार देखभाल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 45 में क्या कहा गया कि सरकार को देखभाल 6, जिसके तहत जो आप आंगनबाड़ी देख रहे हैं, तो ये आंगनबाड़ी का देन, ये इसी का देन है आंगनबाड़ी, ठीक है। 6 वर्ष तक जो है ना हर चीज़ पोषण मुहैया जो है करा रहा है सरकार, तो कहीं ना कहीं ये आंगनबाड़ी। और लेकिन जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 6 से 14 वर्ष तक वाला बच्चों को भी जोड़ दिया गया कि भाई अनिवार्य शिक्षा कराना है। पहले 6 वर्ष तक का था, अब 6 से 14 वर्ष तक। ये किस अनुच्छेद के तहत? 86, ठीक है। उसके बाद है बोला है संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में भी इसका वर्णन है, मतलब मौलिक राइट में भी जोड़ा गया है और यहाँ पर भी, दोनों उसी संशोधन के जरिए जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे भी लिख दिया गया अनुच्छेद 21 में भी और अनुच्छेद 45 में भी। तो पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान कहाँ कहाँ है, तो ये आपको ध्यान में रखिए कि ये है मौलिक अधिकार में भी हो गया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी हो गया, और मौलिक कर्तव्य में भी लिखा गया। तीनों जगह लिखा गया है इस बात को, और इसी संशोधन के जरिए लिखा गया। तो इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे 0 से 6 हेल्थ के लिए और 6 से 14 एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब ध्यान में कर लीजिए, बोला है 46 में राज्य समाज के कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब SC ST जिसको कहते हैं, अन्य कमजोर को शैक्षणिक आर्थिक हितों का बढ़ावा देगी। मतलब शिक्षा के हितों का बढ़ावा, यही कारण है कि ज़्यादातर SC ST को जो है ना अनुदान मिलते हैं किसी प्रकार का, तो ये यही अनुच्छेद का दिया हुआ, ठीक है। और किसों में बात किया है क्या ST का? 38 में कहाँ? 38 में तो बोला है भाई हम आपको मुहैया कराएंगे, क्या कहते हैं, आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात किया है, आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की है। चलिए आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के आगे यहाँ देखिए राज्य कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक के तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 47 में बोला है कि लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए पोषाहार को बढ़ावा और शराब पर प्रतिबंध। तो यानी कहने का मतलब है कि नशीली चीज़ों को प्रतिबंध कौन कर रहा है? तो नशीली चीज़ों को प्रतिबंध, अब यही कारण है कि हमारे बिहार में शराब बंद है। तो शराब किस अनुच्छेद के तहत शराबबंदी आया? तो अनुच्छेद 47, ठीक है। राज्य या कहाँ पे वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 48 की बात करें तो राज्य कृषि और पशुपालन वैज्ञानिकों के तरीके, ठीक है। यानी पशुपालन की वर्णन कहाँ पे है? तो 48 में, ठीक है। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीका से किया जाएगा पशुपालन राज्य में, और उसके लिए कौन? सरकार मुहैया करवाएगी। उसके बाद है
अनुच्छेद 48A में भी है पर्यावरण संरक्षण। तो पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है, तो 48 का ए, ठीक है। वन्य जीव का संरक्षण, इसी के कारण से जो है ना वन्य जीव चाहता है तो वन्य जीव को प्रतिबंध मतलब मारने पर रोक भी लगा सकता है, मारने पर चालू भी करवा सकता है। ये सरकार के ऊपर दायित्व है, ठीक है। ये न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते कि हाँ आप किसी वन्य जीव को क्यों मार दिए। वन्य जीव को मारने और अति करने का कारण यहाँ है। और बोला है, आगे बोला है कि 49 राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थानों को संरक्षण करना, मतलब जो भी सार्वजनिक चीज़ है उसको संरक्षण करना अनुच्छेद 49 का काम है। और 50 में किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम को अलग करना, मतलब न्यायपालिका के काम शक्ति अलग होगा और कार्यपालिका के शक्ति अलग होंगे, दोनों के जो है ना कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद कर रहा है, तो अनुच्छेद 51। अब हम शॉर्ट व्यू में सबको देख लेते हैं, मतलब इतना बड़ा बात हमको याद नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान में थोड़ा थोड़ा आपको बात याद रखना है। तो 36 किस लिए, परिभाषा के लिए। 37 किस लिए, न्यायालय में नहीं जा सकते इसके लिए। 38 किस लिए, तो 3 प्रकार की न्याय देने के लिए, जिसको लोक कल्याणकारी बनाता है, ठीक है। 38 किस लिए, तो लोक कल्याणकारी के लिए। 49 किस लिए, समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन 39 में और भी चीज़ें वर्णन है, निःशुल्क विधि सहायता भी है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता और समान काम के लिए समान वेतन। 39 यहाँ दिया है, निःशुल्क विधि सहायता 39A में है। उसके बाद है 40 में बोला है पंचायत का गठन करना है। 41 में बोला है कि मानवीय दशा होनी चाहिए काम के लिए। 42 में बोला है कि मानव लायक काम हो और महिला से शारीरिक काम ना कराया जाए, ठीक है। उसके बाद 43 में बोला है कि जीवन जीने लायक मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। 44 में बोला है कि सब समान सिविल संहिता, मतलब सब जगह समान कानून हो। 45 में बोला है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल, लेकिन 86वां संविधान संशोधन से 6 से 14 तक वाले की बात किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 47 बोला है कि पोषण को बढ़ाना, नशीली पदार्थ पर रोक, इसके तहत शराबबंदी हुआ। 48 में बोला है कि कृषि पशुपालन करना, कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद 48A में बोला है कि पर्यावरण का संरक्षण करवाएंगे। और 49 में बोला है कि राष्ट्रीय स्मारकों को बचाना हमारा कर्तव्य होगा, मतलब राष्ट्रीय स्मारक को बचाया जाए। और 50 में बोला है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा होगा। और उसके बाद है अनुच्छेद 51 में बोला है अंतर्राष्ट्रीय शांति लाया जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का डीपीएसपी का यही मेन मतलब अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपको 100% याद हो जाना चाहिए। इतना बात अगर याद रहेगा तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहाँ से, तो मैं फिर से एक बार रिपीट अगेन कर दे रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा। परिभाषा, ठीक है, न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके बाद है 3 तरह के न्याय मिलेगा। उसके बाद आपको समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता। उसके बाद है पंचायतों का गठन। उसके बाद है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा, मतलब सरकारी सहायता जिसको वृद्धा पेंशन कहते हैं, वृद्धा पेंशन मिलेगा। उसके बाद 42 में बोला है कि आपको मानव लायक काम मिलेगा और महिला से शारीरिक काम नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद बोला है कि जीवन लायक मजदूरी मिलेगा, जीवन जीने लायक। उसके बाद सबके लिए समान कानून मिलेगा। उसके बाद 45 6 तक के बच्चों को हम देखभाल करेंगे। उसके बाद 47 में बोला है कि पोषण बढ़ाएंगे और नशीली पदार्थ पर रोक करेंगे। उसके बाद 48 में बोला कि भाई हम क्या करेंगे, कृषि बोला क्या करेंगे, कृषि और पशुपालन करेंगे। उसके बाद 48 में बोला है 48A में पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। 49 में बोला है कि राष्ट्रीय स्मारकों को बचाएंगे। 50 में बोल दिया कि यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति अलग होगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी। लास्ट में शांति हो गई, सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 4, ठीक है, क की, ठीक है, भाग 4 क की, जिसको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोला जाता है। ये अनुच्छेद 51A में है, अनुच्छेद 51A में। अभी अनुच्छेद 51A में है, थोड़ा सा स्टॉप करो। तो चलिए अभी हम जो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। टेस्ट में देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, 1 मिनट, बोला है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व का ग्रहण किया है कहाँ से, तो यह भी आपको पता बताए हैं, आयरलैंड के संविधान से किया। बोला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक।
उसके बाद बोला है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। उद्देश्य अभी हम बताए हैं, ठीक है। बोला है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये चीज़ बोला गया। बोला है नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, तो वाद योग्य नहीं है मतलब आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा का दे उत्तर दिनांकित चेक कहा, किसने ऐसा कहा था। तो इसको कहने वाला है आपका केटी शाह कहा था। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा कहाँ है। शांति की चर्चा अभी बताएं, अनुच्छेद 51 में शांति की चर्चा है। कोई बता सकते हो कि 48 में क्या है, 48 क्या वर्णन करता है? नहीं याद है, अभी 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण है। तो 50 से 50-50, इसका मतलब बंटवारा आधा आधा, ठीक है। 50-50 याद रखिएगा, 50 से 50-50, तो 50-50 में आधा आधा बंटवारा न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसमें से तो किसी में नहीं होगा, न मौलिक अधिकार में है, न मौलिक कर्तव्य में है, आर्थिक अधिकार में भी नहीं है, नीति निर्देशक तत्व में होगा। किस में होगा? नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी का चीज़ है। उसके बाद बोला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन की बात किया है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है। उसके बाद इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा शामिल नहीं है। मद निषेध शामिल है, मतलब प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद है काम का अधिकार भी शामिल है। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन भी शामिल है। सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देती है, कौन सा अंग। तो ये नीति निर्देशक तत्व समाजवादी स्थापना करने की बात करता है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल जो है ना 51 का ए है, जैसा कि आपको पता है। ये मूल संविधान जो है मूल संविधान में नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए लाया गया। ये लाया गया है 86वां संविधान संशोधन, मतलब दो बार संशोधन इसके लिए किया गया है। एक बार 42 में 42वां, एक बार 86वां, एक बार 1976, एक बार 2002। बोला है कि हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब महात्मा गांधी जी बोले थे कि अगर आप अपने ड्यूटी से तनको विचलित नहीं होते हैं तो आपका कर्तव्य, आपका अधिकार अपने मिल जाएगा, बिना मांगे मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई लिखाई को देखिए, फल तो अपने आप मिल जाएंगे। ये चीज़ बोले हैं कि उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बोला है मौलिक कर्तव्य की बात, फंडामेंटल ड्यूटी। संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1976 में स्वर्ण समिति, सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोला है मौलिक कर्तव्य 51 ए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। ये पहला कर्तव्य है हमारा कि गौरवशील परंपरा को समझिए, परंपरा को समझिए और उसका क्या है, उसका संरक्षण कीजिए। मतलब परंपरा को आप मिटाइए नहीं, पहला में। दूसरा में बोला है कि पर्यावरण को समझिए, ठीक है, नदी झील वन्य जीव इस सबको समझिए और प्रकृति को बचाइए, ये चीज़ बोला गया है। रक्षा कीजिए और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए और सभी प्राणी के लिए दया रखिए। ये दो में बोला गया। दूसरा कर्तव्य आपका क्या है कि पर्यावरण को समझिए। पर्यावरण में जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, ये सबको समझिए। वन्य जीव को समझिए और उसके प्रति क्या रखिए, दया का भाव रखिए। तो पहला में क्या बोला, पहला में बोला है कि परंपरा को बचाए रखिए। दूसरा में बोला है कि पर्यावरण को बचाए रखिए, ठीक है, दूसरा में बोला। तीसरा बोला है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब भारत की प्रभुता को कभी टूटने ना दे, एकता को टूटने ना दे, अखंडता को टूटने दे। तो एकता अखंडता की बात तीसरा में किया गया। देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। अगर देश की रक्षा कीजिए और जब आपको देश बुलाए तो आप हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। हमेशा देश के लिए मरने के लिए या लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये चीज़
आपका कर्तव्य है। उसके बाद भारत के लोगों को समस्त समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना, मतलब कहने का मतलब भाईचारा फैलाइए, दुश्मनी नहीं। क्या भाईचारा फैलाइए, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी तरीके का हो, सब में आप भाईचारा रखिए, दुश्मनी का भाव नहीं। ठीक है, ये 5 में वही चीज़ बोला गया है। 6 में बोला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे, मतलब हमारा जो समाज का जो संस्कृति है वो उसको समझे और उसको बनाए रखे, ये चीज़ बोला गया है। बोला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील आता है, ये तो हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन की भावना विकसित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला सबके दया भाव रखिए, ये हो गया है। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब ज्ञान अर्जन कीजिए, मतलब ज्ञान आप ऐसा अर्जन कीजिए जो वैज्ञानिक रूप से हो और वैज्ञानिक रूप से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद बोला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करिए, ये चीज़ बोला गया है 9 में। 10 में बोला गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ाने की सतत प्रयास कीजिए, मतलब सभी व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सब क्षेत्र में आप मतलब चीज़ों को, संपत्ति को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। और 11वां में 6 से 14 वर्ष वाला बात हम पहले बता चुके हैं कि उनको संरक्षण करें। तो इस तरह से आपका मौलिक कर्तव्य कुछ ज़्यादा है नहीं, 51 ये पढ़ना था, पढ़ लिए। अब क्वेश्चन कुछ है, लगा लीजिए। बोला है मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है ना, रूस के संविधान से हम लिए हैं, सीखे हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद बोला है निम्न में से कौन सा एक समिति ने नागरिक को मौलिक कर्तव्य को, मतलब कौन से समिति के सिफारिश पर ऐसा किया है? तो स्वर्ण समिति, अभी बताए हैं कि स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया? तो सबसे पहले 76 में किया गया, फिर उसके बाद फिर 2002 में आया। फिर उसके बाद बोला है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए कितने जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए, बाद में 1 जोड़े गए। और उसके बाद बोला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा 51 की। तो यहीं पे हमारा जो है ना भाग 4 और 4 के क इंड होता है। अब हम भाग 5 और भाग 6 लेके आएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में एक बार अगर 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। आप PCS एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी छोटे एग्जाम देने जा रहे हो, सभी जगह इसके काफ़ी महत्ताएं हैं, इसीलिए याद होना बहुत ज़रूरी है। एक बार में किसी को याद नहीं होता तो 2-4 बार आप रिवाइज कीजिए, 100% है कि याद हो जाएगा।